हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले बच्चों हमने सीखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आपने देखा कि रिफ्लेक्शन मिरर से होता है। तो यहाँ जो रिफ्रैक्शन बच्चों सीखेंगे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम सीखेंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पार दिखाई दे, उससे रिफ्रैक्शन सीखेंगे। और आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही ऐसे मीडियम्स हैं जिससे रिफ्रैक्शन हमें सीखना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हम सीखेंगे 2 तरीके से। तो हेडिंग आपको क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चों ये हम सीखते हैं 2 तरीके से, एक ग्लास स्लैब से, और दूसरा सीखते हैं स्फेरिकल लेंस से, स्फेरिकल लेंस, ठीक है। तो 2 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है ना। कितने हैं? 2। रिफ्रैक्शन सीखने के 2 तरीके हैं, 2 प्रोसेस कह लीजिए, एक ग्लास स्लैब से और एक स्फेरिकल लेंस से। रिफ्रैक्शन है क्या एक्चुअल में? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, यही होता है रिफ्रैक्शन का मतलब। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंडिंग होना, बेंड होना। लाइट क्यों बेंड होती है? लाइट इसलिए बेंड होती है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम one medium to another, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बच्चों लाइट ट्रेवल करती है तो लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है ना, बेंड हो जाती है। अच्छा, बेंड कैसे होगी, पहले इतना आप लोग नोट करें। नोट कर लिया, ठीक है। तो बेंड कैसे होती है बच्चों, उसको समझते हैं। बेंडिंग के लिए आपको लाइट को इंसिडेंट कराना पड़ेगा बच्चों, क्रॉस इंसिडेंट। मतलब जो हमारे पास ग्लास स्लैब है, क्या है, ग्लास स्लैब, उस पर लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो कि वर्टिकल से कुछ एंगल पे इंसिडेंट करे, कुछ एंगल बनाते हुए। अब समझिए ध्यान से कैसे इसको हम बेंड कराएंगे वो देखते हैं। तो 2 तरह के सीखना है, एक ग्लास स्लैब से और एक लेंस से। तो आज का टॉपिक आपके लिए बच्चों ग्लास स्लैब से, ठीक है ना। सिर्फ ग्लास स्लैब से हम लोग क्या सीखेंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ग्लास स्लैब के लिए हम एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं। 3D में नहीं बनेगा बच्चों, 3D में कुछ बनेगा लेकिन आप लोग उसे 2D में ही फील करिए, है ना। ये ग्लास स्लैब है, लाइट रे यहाँ हमको इंसिडेंट कराना है। इसके सराउंडिंग क्या है, एयर है बच्चों, क्या है, एयर। यहाँ भी क्या है बच्चों, एयर है। ये है ग्लास स्लैब, और ग्लास बच्चों हाई डेंसर होता है, इसलिए इसे डेंसर मीडियम कहते हैं। कैसा मीडियम, डेंसर। और एयर की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए इसे रेयरर मीडियम कहते हैं, रेयरर मीडियम, ठीक है। जब लाइट रे बच्चों हम क्रॉस इंसिडेंट कराएंगे, ऐसे कुछ मान लो लाइट रे ऐसे आ रही है, यहाँ टकरा रही है, ठीक है। तो ये इस सरफेस से कुछ एंगल बना रही है, यस। अगर यहाँ से कुछ हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे बच्चों, नॉर्मल, तो नॉर्मल से भी कुछ एंगल बना रही है लाइट रे, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा है। अब जरा ये बताइए बच्चों, क्या एयर में लाइट की स्पीड वही होगी जो यहाँ टकराने के बाद ग्लास में स्पीड होगी? सोचो जरा सा। जैसे टकराएगी, यहाँ वाले जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल,
इसे आगे जाने से क्या करेंगे, रोकेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, तो इसका जो पाथ होता है डाइवर्ट होता है। तो कैसे डाइवर्ट हो, इसका जो पाथ है वो ओरिजिनल पाथ इसका ये, इसको जाना चाहिए कैसे, ऐसे, ये इसका पाथ है, बट ये ऐसे नहीं जाकर थोड़ी सी ये अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, ऐसे बेंड हो जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल लगातार लाइट को क्या करते हैं, लाइट को पार्टिकल माना गया है। क्या माना गया बच्चों, पार्टिकल। तो उन पार्टिकल को, ये वाले पार्टिकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से अपनी ओर खींचते हैं नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स किधर लगता है बच्चों, नीचे की तरफ। ध्यान सुनना, ये जो लाइट होते हैं, लाइट वेव्स या लाइट पार्टिकल हम कहते हैं, जिसे माना गया है, न्यूटन्स ने लाइट को पार्टिकल माना है और उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, ये बातें आप क्लास 12 में सीखेंगे। अभी लाइट को पार्टिकल अगर मान चलते हैं, तो ये जो क्लास लैब है, इसका पाथ ये है, ये ऐसे जाना चाहता है, लेकिन यहाँ वाले पार्टिकल इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। ये सभी पार्टिकल इसको अपनी ओर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से क्या करते हैं, नीचे की ओर खींचते हैं। तो सारे पार्टिकल जब खींचेंगे तो नेट फोर्स किधर होता है, नीचे की तरफ, इसलिए अपनी स्पीड के कारण थोड़ा सा क्या होगा, ये डाइवर्ट हो जाता है नीचे की तरफ, बेंड होता है टूवर्ड द नॉर्मल। तो ये है इंसिडेंट रे, ये क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ जब बेंड हो गया तो कुछ एंगल बना नॉर्मल से, इसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यही बेंडिंग का जो फेनोमेना है, बेंड होने का, उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इस रे को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब जब लाइट रे यहाँ टकराएगी इस एज से, तो यहाँ भी एक नॉर्मल हम समझ सकते हैं ऐसे। अब लाइट रे जब डेंसर से एयर निकलना चाहेगी इस पाथ से ऐसे, तो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, और एयर में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। लाइट की स्पीड एयर में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड होने की वजह से ये अब ग्लास के मॉलिक्यूल से इफेक्टेड नहीं होगा, ग्लास के पार्टिकल से इफेक्टेड नहीं होगा। अब क्या होगा, ये इस नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाता है, अपने ओरिजिनल पाथ को कवर करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से ये अवे फार हो जाता है, इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। जो लाइट रे बाहर आई है उसे हम लोग एमर्जेंट रे कहते हैं, और ये होती है अवे फार फ्रॉम द नॉर्मल, और कुछ एंगल बनाती है। और जब फाइनली हम इस लाइट रे को, पाथ को ट्रेस करते हैं, इसके पाथ को, तो ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल हो जाती हैं, और इस इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ था उससे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इधर, फाइनली इतना शिफ्ट होता है ये, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, बिकॉज दोनों पैरेलल होती हैं। अगर हम इंसिडेंट रे के पाथ को ट्रेस करें, इमर्जेंट रे के पाथ को देखें, तो दोनों आपस में पैरेलल हैं, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब ओरिजिनल पाथ से इतना शिफ्ट हो गई है, इतना शिफ्ट हो गई है, इसलिए इस डिस्टेंस का नाम रखा गया लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ भी बेंडिंग हो रही है, यहाँ भी लाइट की बेंडिंग हो रही है, दोनों जगह देखिए लाइट की बेंडिंग हो रही है, यहाँ भी बेंडिंग और यहाँ भी बेंडिंग। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यही है इसका डिफिनीशन। तो जब कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो बेंड होती है टूवर्ड द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर जाती है, इधर क्या है एयर, इधर क्या है एयर है, रेयर मीडियम, तो बेंड होती है अवे फार फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो बेंड होती है अवे फार फ्रॉम द नॉर्मल। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टू बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायग्राम बना ले बच्चों,
ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I, इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R कहते हैं। यहाँ I क्या है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर? ओके, डायग्राम को ड्रॉ कर लें, वीडियो को स्टॉप करके ये सारी बातें नोट कर लें। अब हम लोग जानेंगे कि रिफ्रैक्शन के लॉस कितने हैं। ठीक है ना, इरेज करते हैं। तो हेडिंग लगा दे बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फिगर बना ही लिए हैं, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है बार बार, इसी फिगर से काम चला लेंगे। हाँ सर सही कह रहे हो, आलसी बच्चे तो यही करेंगे। बच्चे बहुत आलसी होते हैं, सभी नहीं, कुछ बच्चे तो जो बच्चे आलसी होंगे दोबारा फिगर नहीं बनाएंगे। ठीक है, और इसी फिगर से काम चला लेंगे। तो पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हेडिंग लगाए बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हेडिंग लगा दे बच्चों। अच्छा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डिफिनीशन तो आप लोग लिख लेंगे खुद से, है ना, कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है तो बेंड होती है टूवर्ड द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर जाती है तो बेंड होती है अवे फार फ्रॉम द नॉर्मल। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टू बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डायग्राम बना देंगे, दिखा देंगे। अब लॉस कैसे बताएंगे? तो पहला लॉस जो बच्चों रिफ्लेक्शन वाला है, ठीक हूबहू यही लॉ है यहाँ पर भी। अभी हम दिखाते हैं आपको। यहाँ भी इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ रिफ्लेक्टेड था, यहाँ रिफ्रैक्टेड होगा, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। जो नॉर्मल है यहाँ पे, ये सभी लाई करेंगे इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। और बच्चों दूसरा लॉ जो है, सेकेंड लॉ क्या है? स्नेल्स का लॉ है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है जो एंगल बन रहा था I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका साइन लगा ले लेंगे, साइन I, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R था इसका भी साइन ले लेंगे। दोनों का रेशियो निकालेंगे, एक नंबर मिलता है जिसे हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। नंबर कांस्टेंट होता ही है, और इसे n से रिप्रेजेंट करेंगे। यही है स्नेल्स लॉ। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज स्नेल्स लॉ। मतलब रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेंस अ कांस्टेंट, या टू बी अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को n कहते हैं, और इस n का हम नाम रखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम at which या in which medium at which refraction of light is in process, refraction of light is in process, जो कहाँ पे लाइट प्रोसेस में हो। मतलब ऐसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। ऐसे नहीं कि लाइट रे एयर से आ रही है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ला के यहाँ रख देंगे, साइन I अपॉन साइन R बता देंगे। नहीं, हम वहाँ ये n, उस मीडियम की n रखेंगे जहाँ पर यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है सच में। मान लो कि यहाँ पे क्या है, आपका ग्लास है, और इधर क्या है, वाटर है। क्या है? वाटर। वाटर से लाइट रे कहाँ से आ रही है? ग्लास में, और यहाँ से क्या हो रही है, बेंट हो रही है ऐसे। तो ये एंगल I है, ये एंगल R है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, लेकिन वाटर के रेस्पेक्ट में होगा। तब वहाँ पे क्या होगा, वाटर के रेस्पेक्ट में होगा। जनरली हम लाइट कहाँ से मानते हैं, लाइट ट्रेवल करती है कहाँ से, एयर से। तो यही टू लॉज है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है ना। टू लॉज, पहला लॉ आपके सामने है, दूसरा स्नेल्स का लॉ है। साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये n है, इस n को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है,
उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, तो ये मीडियम का होता है जहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, मतलब लाइट बेंड होती है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लें बच्चों, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टोटली पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और फिनोमेना हम इसी में देखेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंस करे, जैसे मान लो एक ग्लास स्लैब है और लाइट ऐसे नॉर्मली आए, तो नॉर्मली आएगी तो विदाउट डेविएशन के सीधे निकल जाती है, बिना किसी डेविएशन के ये सीधे निकल जाती है। और नॉर्मल केस में आई और आर क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और इस केस में अगर हम बात करें आई और आर अगर ज़ीरो है तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, नहीं होगा। आई भी ज़ीरो, आर भी ज़ीरो, तो बेंड तो हो ही नहीं रही है, लाइट सीधे ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब जब लाइट रे एयर से डेंसर में जाएगी, नॉर्मली स्पीड इसकी चेंज नहीं होगी, जिस स्पीड से लाइट यहाँ ट्रेवल कर रही है उसी स्पीड से यहाँ ट्रेवल करती है, सीधे उसी स्पीड से निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। ये नॉर्मल इंसिडेंस केस में होता है। किस केस में, नॉर्मल। यहाँ आई और आर दोनों क्या होते हैं, जीरो, याद रहेगा। ओके, नोट कर लेना कहीं पे। ओके बच्चों, इसको इरेज करते हैं, बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट यह लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। ये लाइट के बेंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइट के बेंडिंग को, कि उस मीडियम में लाइट कितना बेंड हो रही है। जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लाइट उतना ही बेंड करती है। एग्जाम्पल की बात करें हम, एयर में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मानते हैं, एयर का 1 मानते हैं। वैक्यूम में तो होता ही नहीं, 0, तो एयर का 1। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.33, मतलब 4/3 होता है। और ग्लास का बच्चों निकालते हैं 3/2, मतलब 1.5। और वहीं दूसरी तरफ डायमंड का निकालते हैं 2.42। इतना हम लोग क्या लेते हैं, ETC, एग्जाम्पल के तौर पे। ये सब क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। तो जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा उस मीडियम में लाइट बेंड करेगी, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग एग्जाम्पल में नोट कर सकते हैं। तो जल्दी नोट करें वीडियो को स्टॉप करके। ओके, तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या रिप्रेजेंट करता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फाइनली ये आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम, लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम एयर ऑलवेज। लाइट रे कहाँ से आना चाहिए, हमेशा एयर से आए बच्चों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा उस मीडियम का, जिस मीडियम में जा रही हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और तब n की वैल्यू होगी C/V। एक्चुअल में ये 2 स्पीड का रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, C/V। एयर में लाइट की स्पीड c होती है या वैक्यूम में, अपॉन मीडियम में लाइट की स्पीड हम लोग v मानते हैं। दोनों स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
मिल जाता है। एक्चुअल बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो स्पीड का क्या है, रेशियो है, तभी तो इसमें कोई यूनिट नहीं होती। इट हैज़ नो यूनिट, इट हैज़ नो यूनिट, कोई यूनिट इसकी नहीं है, इसके पास कोई यूनिट नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट वाला, जब एयर से लाइट आए C/V, और रिलेटिव मान लेते हैं मीडियम 1, ये क्या है, मीडियम 1 है, ये लाइट मीडियम 2 में जा रही है, 1 से 2 में, तो 1 के रेस्पेक्ट में सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान सुनना, 1 के रेस्पेक्ट में सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो 1 और 2 इसे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसे हम ये पढ़ेंगे। 1 और 2 क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर लाइट रे सेकंड से फर्स्ट में जा रही हो तो क्या कहेंगे, कहेंगे इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2n1, मतलब इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ठीक है ना। और तब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमको 1 और 2 निकालना है तो इसी को देखेंगे, यहाँ लाइट एयर से मीडियम में जा रही थी तो C/V हो गया, यहाँ 1 से 2 में जा रही तो V1/V2 हो गया, मतलब लाइट किसी मीडियम 1 से 2 में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, तो इसमें स्पीड अपॉन इसमें स्पीड, V1 क्या है, मीडियम फर्स्ट में लाइट की स्पीड, और V2 क्या है, मीडियम सेकंड में लाइट की स्पीड। अगर हमको 2n1 निकालना है, मतलब सेकंड से लाइट जा रही है फर्स्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो 2n1, इसे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट V2/V1, ठीक है ना। तो 2n1 कितना होगा, V2/V1। इस तरह से दो स्पीड का रेशियो हम निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी पर बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम अगर आपसे पूछें कि लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी होगी इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, आपके सामने है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो, 1.5 हो, देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा, v। तो यहां से v निकालेंगे, n डिवाइड करेंगे तो v = C/n। c की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है बाई 1.5, ये कट जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, कितना, 2 × 10⁸। क्लियर हो गया। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग सॉल्व करते हैं स्पीड का रेशियो करके। तो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इसे नोट कर सकते हो बच्चों। और एक इसमें आखिरी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो दो मीडियम्स का और एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तब क्या करेंगे। एरेस करें बेटा, ओके। इसमें लिखेंगे क्या, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नोट करो बेटा, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मतलब एयर से लाइट आए, एयर के रेस्पेक्ट में हमेशा, ठीक है ना। इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम आर n1 एंड n2, क्या हो, n1 एंड n2। तो अगर 1 n2 निकालना है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ये होता है n2/n1। ये फार्मूला है बच्चों, इसे याद रखना, आप इसे प्रूव भी कर सकती हो। 1n2 = n2/n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम पर कैलकुलेट करना है, तो सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, लाजवाब तरीके से। यही है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से ऐसे ही रिफ्रैक्शन निकालते हैं, लॉज याद रखते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो स्पीड कैसे निकालेंगे, यही सारे फार्मूले हम लोग यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब एक बात आती है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना का जो मेन कॉज है वो क्या है। मेन कॉज, तो याद रखना, मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट आर डिफरेंट, स्पीड ऑफ लाइट आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की स्पीड जो डिफरेंट हो जाती है, यही मेन कॉज है रिफ्रैक्शन का, ठीक है, ओके। और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में तीन चीज़ें बदल जाती हैं। क्या नहीं बदलती? फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, बस ओनली फ्रीक्वेंसी, बट वेवलेंथ और स्पीड एंड इंटेंसिटी आर चेंज्ड, ये बदल जाती हैं। तीन चीज़ें, वेवलेंथ बदल जाती है, स्पीड बदल जाती है, इंटेंसिटी बदल जाती है। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, वो चाहे किसी भी मीडियम में जाए। क्लियर है ना? यही है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉज, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे आप लोग, सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो यह है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल लेंस। इस स्फेरिकल लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है ना, उससे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, इन सब बात पर डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक यहाँ पढ़िए, इस पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।